हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की हिंदी की किताब रिमझिम से एक कहानी जिसका शीर्षक है चिट्ठी का सफर। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से जो चिट्ठी आप लोग लिखते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, वो जिस तरह से वो जाती है उसका रास्ता कैसे होता है, कैसे वो सफ़र करती है, कैसे उसकी यात्रा होती है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंडसेट प्रिपरेशन चैनल को और इसके साथ मेरा सेकंड चैनल जो मेरे नाम से ही है मिस्टर कृष्णा सा, ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो ये जो कहानी है जिसका शीर्षक आप देख पा रहे हो कि चिट्ठी का सफर, यानी चिट्ठी, लेटर, पत्र जो भी हम कहते हैं इसे, इसका सफर कैसा होता है, कैसे ये यात्रा करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलो पढ़ लेते हैं फिर इसे भाई। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि अब देखो भाई, ये जो कहानी है इसमें आपसे सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई आपकी उम्र, जैसे अब आप लोग क्लास 5th में हो तो क्लास 5th के बच्चों की उम्र मानी जा रही है कि 10 से 12 साल के बीच में आपकी उम्र होगी, और आप लोगों से बोला जा रहा है कि आपने भी अभी तक कोई ना कोई पत्र, चिट्ठी या फिर कहूं लेटर जरूर लिखा होगा। कम से कम स्कूल के लिए तो लिखा ही होगा ना, कि छुट्टी के लिए लिखते ना कि भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि भी आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते हो, कोई ना कोई पत्र आपने जरूर लिखा होगा। तो इसी के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये जो चिट्ठी है, पत्र है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो सही पते पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, समय पर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। वो किन किन बातों पे निर्भर करता है कि आपने सही पता लिखा है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद आप इस पते को, यानी कि जो पता आपने लिखा है कि कहां से कहां पहुंचाना चाहते हो, ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए उसके अंदर। और इसके साथ साथ आप लोग कितनी जल्दी पहुंचाना चाहते हो, ये उस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपने इसके ऊपर कौन सा डाक टिकट लगाया है। यानी अगर आपको जल्दी अपनी चिट्ठी पहुंचानी है तो भाई थोड़े से महंगे डाक टिकट लगाने पड़ेंगे। अगर आप सोचते हो कि नहीं आराम से पहुंच जाए, कोई बात नहीं, टाइम लग जाए, तो आप सस्ते वाले भी डाक टिकट लगा सकते हो। और आजकल तो भी स्पीड पोस्ट का जमाना है, जहां पे क्या है कि जल्दी पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिसके ऊपर ये निर्भर करता है कि जो चिट्ठी, लेटर हम लोग लिख रहे हैं वो सही स्थान पे पहुंचे और सही समय पर पहुंचे। लेकिन अब ये जो कहानी के लेखक हैं ये कहते हैं कि अब हमारे मन के अंदर ये कुछ प्रश्न आ रहे हैं। क्या क्या प्रश्न है, चलो पढ़ते हैं। आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। अच्छा, सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं वो कि जो डाक टिकट हम लोग लगाते हैं, यानी जब भी आप कोई लेटर लिखते हो, चिट्ठी लिखते हो और अपने किसी रिश्तेदार के पास उसे पहुंचाते हो, तो डाक टिकट क्यों लगाते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो भाई सिंपल सा कारण है इसका कि डाक टिकट लगाने से ये होता है कि जो डाक विभाग है, यानी कि इंडियन पोस्ट कह लें, तो ये क्या करती है कि भी देखती है, अच्छा भी आप लोग जो चिट्ठी पहुंचाना चाह रहे हो उसके पैसे भी तो लगेंगे ना, फ्री में थोड़ी जाएगा। तो उसी के लिए हमें क्या करना होता है, डाक टिकट लगाना पड़ता है। अब चिट्ठी जितनी भारी होगी उसके हिसाब से टिकट भी उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि चिट्ठी आप अपने राज्य में भेजना चाहते हो या फिर पूरे देश में किसी और जगह भेजना चाहते हो, यानी उसकी दूरी, डिस्टेंस के ऊपर भी निर्भर करता है कि डाक टिकट कितने का लगाया जाए। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। देखो भी, पते का मतलब यहाँ पे ये है कि कई बार तो हम लोग पता का मतलब, जैसे मान लो आप लोग दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, एक तो किसी ने ऐसे लिख दिया, दिल्ली लिख दिया कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली लिख दिया पता के अंदर। तो सिर्फ दिल्ली लिखने से आपका चिट्ठी नहीं पहुंचेगा, बल्कि आप दिल्ली में कौन सी जगह पे रहते हो, आपका मकान नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, आपके घर के आसपास जो भी एरिया लगता है उस एरिया का पिन कोड क्या है, जब तक आप ये सारी जानकारी नहीं लिखोगे तो ठीक से आपकी जो चिट्ठी है, यानी आपका जो पत्र है, वो नहीं पहुंच पाएगा। यानी आप जब भी पता लिखो, चिट्ठी भेज रहे हो, तो इस चीज बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पता बिल्कुल सही लिखा हो, सही लिखा हो और पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। अगर पता लिखने में गलती हो गई तो भी चिट्ठी हमारी नहीं पहुंच पाएगी भाई, है ना। अच्छा, अब अगला प्रश्न ये उठता है
कि जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। एक तो ये होता है कि जैसे मान लो अगर आप लोग चिट्ठी या लेटर पोस्ट करते हो, ठीक है, यानी कि आप डाक विभाग के इस रेड कलर के बॉक्स में डालते हो, सिंपल आपका लेटर है, साधारण पोस्ट अगर है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप चाहते हो कि अगर आप जल्दी पहुंचाना चाहते हो तो सबसे सरल माध्यम ये है कि आप क्या करोगे, स्पीड पोस्ट करोगे। और स्पीड पोस्ट करने से क्या होता है कि थोड़े पैसे ज़्यादा जरूर लग जाते हैं, पर हमारे जो लेटर है, चिट्ठी है, जो संदेश आप भेजना चाहते हैं वो जल्दी पहुंच जाता है ना। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम लोग कुछ भी भेजना चाहते हैं तो वो जल्दी पहुंच जाए। और आखिर में जो अगला प्रश्न है जो लेखक आपसे पूछना चाह रहे हैं वो ये कि स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। देखो, मान लो अगर आप दिल्ली में हो, ठीक है, दिल्ली में, और दिल्ली में ही चिट्ठी भेज रहे हो तब तो आपका जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हो और किसी दूसरे राज्य में चिट्ठी भेज रहे हो तो आपको जो लेटर आप भेज रहे हो उसको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे राज्य के अंदर, जिस राज्य में हम रहते हैं, मान लो कोई बच्चा महाराष्ट्र में रहता है तो महाराष्ट्र में चिट्ठी भेज रहे हैं तो जल्दी पहुंच जाएगी। महाराष्ट्र से बाहर भेजना चाहेगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यानी कि डिस्टेंस, दूरी के ऊपर भी निर्भर करता है कि चिट्ठी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इस बात से समझ गए होंगे ये जो 4 प्रश्न आपसे पूछे गए, इन प्रश्नों का उत्तर क्या क्या हो सकता है। डाक टिकट क्यों लगाया जाता है भाई? पोस्ट विभाग को कुछ पैसे देने के लिए। पता इसलिए अच्छे से लिखा जाता है ताकि चिट्ठी ठीक ठाक पहुंच जाए। और संदेश जल्दी पहुंचाना है तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं हम लोग। और स्थान बदलने से, यानी कि अगर आप दूर का स्थान लिखोगे तो भाई आपकी चिट्ठी थोड़ा देर में पहुंचेगी। अब देखो, ये जो जितने भी सवाल थे इन सब के उत्तर मैंने आपको बता दिए भी, इनके उत्तर क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास इन सारे प्रश्नों के जवाब यानी जो उत्तर हैं शायद पहले से ही होंगे। इसलिए लेखक यहाँ बोल रहे हैं इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो। खास तौर पे अगर मैं खास तौर पे उन बच्चों की बात करूं जिनको भी क्या डाक टिकट को इकट्ठा करने का शौक हो, वे बच्चे तो ये सारी बातें पहले से भी जानते हो। इसलिए यहां बोला जा रहा है कि खास तौर पर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटों इकट्ठा करने का शौक रखते हैं तो उनके पास तो भाई इन सारे प्रश्नों का उत्तर पहले से ही होगा भाई। अब आपसे बोला जा रहा है कि इन सवालों के जवाब के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। अच्छा, अब आपको क्या किया जा रहा है कि भी कुछ पिक्चर दिखाए जा रहे हैं, चलो उनको देख लेते हैं। तो ये 2 पता है, जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये 2 चिट्ठी है और दोनों चिट्ठी को अगर ध्यान से देखो तो पहले में तो ये दिया गया पते में कि महात्मा गांधी जहां हो वहां, यानी कि जगह का नाम नहीं दे रखा, पिन कोड नहीं दे रखा, बस इतना बोल दिया गया है कि महात्मा गांधी जहां आपको मिल जाए वहीं पे चिट्ठी पहुंचा दो। तो भाई डाकिया के लिए कितनी मुसीबत हो गई कि डाकिया को तो पता ही नहीं चलेगा भाई इसको पहुंचाना का है। अच्छा, अब दूसरा चिट्ठी देखो, दूसरे पत्र को देखो जिसमें पूरे अच्छे से इसमें पता लिखा गया है। जैसे लिखा गया श्रीमान निर्देशक महोदय, ठीक है, ये लिखा गया है। किसको पहुंचाना है? निर्देशक महोदय को पहुंचाना है। अच्छा, उसके बाद अगला देखोगे नीचे लिखा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संघ, ठीक है, और उसके बाद उसका जो पता वगैरह है पूरे अच्छे से पता दे रखा है कि कोपरनिकस मार्ग, अरविंद मार्ग, ठीक है, और पूरे जानकारी देने के बाद नई दिल्ली, और यहाँ पे जो पिन कोड है, पिन कोड भी अच्छे से दे रखा है। कहने का मतलब ये है अगर दोनों ही लेटर को, दोनों ही पत्र को, दोनों ही चिट्ठी को अगर हम देखें तो पहले में तो पता ठीक से नहीं लिखा गया है, लेकिन दूसरे में पूरा पता दे रखा है। तो कौन सी चिट्ठी ठीक से पहुंचेगी भाई? तो आप कहोगे सर दूसरी वाली जो है ये ठीक से पहुंच जाएगी, पहली वाली तो नहीं पहुंच पाएगी। अब आप लोगों का काम ये है, ये जो पता लिख रखा है, ये जो खाली जगह है ना, लाइन खींची हुई ऊपर देख रहे हो, इस जगह पे आपको ये पता देख करके लिखना है। हाँ, स्क्रीन पे हो सकता है आपको ज्यादा क्लियर ना दिखाई दे, तो आप लोग अपनी किताब में से देखो और इस पते को ऊपर लिख दो भाई, ये आप लोगों के लिए काम है। हाँ, वीडियो को रोको और फटाफट ये काम कंप्लीट करो। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा। यानी कि देखो, पहले पते के अंदर आपको अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें जो पता लिख रखा है, पता ऐसा लिख रखा है कि भी इसको जो लेटर को, चिट्ठी को किसके पास पहुंचाना है? गांधी जी के पास पहुंचाना है। लेकिन गांधी जी का ठीक से पता इसमें नहीं लिखा गया है, बल्कि पते की जगह पे लिख दिया गया है कि महात्मा गांधी जहां हो वहां
और जगह का नाम सिर्फ और सिर्फ वर्धा लिखा गया है, यानी कि गांधी जी का जो एड्रेस है, पता है, उसको ठीक से नहीं लिखा गया है, ना ही यहाँ पे पिन कोड है। तो भाई ये जो चिट्ठी है क्या ये पहुंच पाएगी? बहुत मुश्किल होगी भाई, आसानी से तो नहीं पहुंच पाएगी। तो इसी के बारे में आपसे बोला जा रहा है। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। अब पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरुआत करके बड़ी की और बढ़े। जब भी आप कोई पता लिखें, ठीक है, जब भी कोई पता लिखें, किसी को भी आप चिट्ठी पहुंचाना चाहें, तो जो चिट्ठी का जो लिफाफा है जिसके अंदर आप चिट्ठी डाल के भेज रहे हो, तो उसमें जिसको भी पहुंचाने चाह रहे हो, तो उसका जो मकान है, यानी जो इमारत है, जो संस्थान है, पहले वो वाला पता लिखो। उसके बाद जिस शहर में पहुंचाना चाह रहे हो उस शहर का नाम लिखो। और जो भी भौगोलिक इकाई है, यानी जब भी आप पता लिखते हो तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई के बारे में लिखोगे और धीरे 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 बड़ी इकाई तक आप पहुंचोगे। कुछ इस तरह से मान लो आप जिस घर पे रहते हो, जहां भी आपका जो भी आपका पता है, पहले अपना मकान नंबर लिखोगे, फिर गली नंबर लिखोगे, जगह के नाम लिखोगे, फिर सिटी का नाम लिखोगे, फिर राज्य का नाम लिखोगे और उसके बाद पिन कोड लिख दोगे। तो अगर इस तरह से अगर आप लेटर लिखोगे तब तो भैया आपका जो लेटर है, चिट्ठी है, ठीक ठाक पहुंच जाएगी। अगर जैसे टेढ़ा मेढ़ा करके लिखोगे, ठीक से पता नहीं लिखोगे, तो हो सकता है आपकी चिट्ठी ना भी पहुंचे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद, मैंने जैसे बताया आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका घर का नंबर यानी मकान नंबर, फिर आपको जो भी जिस गली में, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस गली मोहल्ले का नाम लिखोगे। फिर अगर किसी गांव में रहते हो आप गांव का नाम, या फिर कस्बे में रहते हो कस्बे का नाम, और उसके बाद भी आप शहर का नाम। और इतना लिखने के बाद शहर के हिस्से में उसका नाम भी, फिर गांव या शहर का नाम, ये सारी बातें लिखने के बाद अंत में आपको क्या करना है कि भी पिन कोड लिख देना है। और पिन कोड लिखना भाई बहुत जरूरी है। अगर आप पिन कोड ठीक से नहीं लिखोगे तो लेटर पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की क्या जरूरत है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि भी कुछ कुछ जगह के नाम ऐसे भी होते हैं जो कि मिलते जुलते होते हैं। जैसे मान लो भाई कोई जगह है रमेश नगर, तो रमेश नगर भाई हो सकता है दिल्ली में भी हो, रमेश नगर हो सकता है मुंबई के आसपास भी हो, रमेश नगर हो सकता है कि भाई किसी और राज्य मध्य प्रदेश में भी हो। तो इस चीज को समझने के लिए कि भी ये कौन सा रमेश नगर है, तो उसी के लिए पिन कोड की हमें जरूरत होती है, ताकि एक जैसे नाम वाले को हम पहचान सके कि भाई ये तो दिल्ली वाला है रमेश नगर, ये मध्य प्रदेश वाला है, या किसी और राज्य वाला ये रमेश नगर है। वो कैसे पता लगेगा? पिन कोड से पता लगेगा। इसलिए हमें पिन कोड की जरूरत होती है। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि हमारे देश में ऐसे अनेक कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का मतलब होता है जिस जगह पर आप चिट्ठी भेजना चाहते हो, यानी जाने वाले जिस जगह पे आप चिट्ठी भेजना चाहते हो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? गंतव्य स्थान। कि गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारी को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। यानी जब आप पिन कोड अच्छे से लिख दोगे तो जिस एड्रेस पर आप चिट्ठी पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, तो जो भी डाक कर्मचारी है तो उसको चिट्ठी को छांटने में कि हाँ भाई ये तो दिल्ली का पता है, हाँ भाई ये तो मध्य प्रदेश का पता है, हाँ भाई ये तमिलनाडु का पता है, उसको पहचानने में और उसको छांटने में सुविधा होगी और जल्दी से आपके जो ये चिट्ठी है उसको सही स्थान पे पहुंचा दिया जाएगा। अब जानते हैं कि जो पिन कोड है इसके बारे में थोड़ी सी कहानी पढ़ लेते हैं भी, ये पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। तो जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को, यानी कि 15 अगस्त 1972 को पिन कोड की हमारे देश में शुरुआत हुई थी। और इसी के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है महात्मा गांधी है उसके बारे में जो पता भी आपने देखा कि जैसे लिखा हुआ था कि महात्मा गांधी जहां हो वहीं पे ही चिट्ठी पहुंचा दो, ये ठीक ठाक पता नहीं था, यानी इसमें कुछ गलती थी। तो इस चीज बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये जो व्यवस्था इसकी शुरुआत की होगी, किसकी? पिन कोड की। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर
पिन कोड जरूर लगाया होगा, है ना। तो उसी के बारे में एक कहानी है, चलो उसको पढ़ लेते हैं कि भाई ये पिन कोड होता क्या है, ये जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ बोला जा रहा है, जो पिन है, पिन जो हम शब्द बोलते हैं, पिन कोड जो बोलते हैं, ये पिन का मतलब क्या है। तो पिन में यहाँ पे पी, फिर आई और एन, यानी कि एक तरह से शॉर्टकट है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी कि पिन कोड का मतलब, पिन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि पोस्टल इंडेक्स नंबर का एक छोटा रूप है, जिसे हम क्या लिख देते हैं, पिन कोड बोल देते हैं। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है, यानी कि आप जब भी आप पिन कोड देखोगे तो सबसे पहले ये देखना कि भी ये 6 डिजिट का है या नहीं है। अगर आपको 6 डिजिट का मिल जाता है, 6 अंकों का मिल जाता है, तो इसका मतलब ये पिन कोड सही हो सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। और मान लो जो भी पिन कोड है, जैसे आपके घर के आसपास का भी कुछ ना कुछ पिन कोड होगा, पता करो और मुझे भी कमेंट करके आप बताना। और उसी के बारे में बोला जा रहा है, ये जो 6 अंकों वाला जो अंक होता है, हर अंक का एक विशेष महत्व होता है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी की बात करते हैं, जो एनसीईआरटी का जो एड्रेस है, एनसीईआरटी जहाँ पे किताबें छपती है, बनती है, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि इनका जो पिन कोड है वो ये कुछ इस तरह से है कि भी 110016, यानी कि 110016। ये तो भाई पिन कोड किसका है कि एनसीईआरटी का जो दफ्तर है, इसका जो ऑफिस है, उसका पिन कोड है। अब जानते हैं कि भी इस पिन कोड का क्या अर्थ है। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। यानी कि ये जो आप 6 डिजिट जो देख रहे हो, इसमें जो पहला अंक है वो ये बताता है कि भी ये पिन कोड तो नॉर्थ इंडिया का है। नॉर्थ इंडिया का मतलब है ये दिल्ली का हो सकता है, हरियाणा का हो सकता है, हिमाचल प्रदेश का हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है ये पंजाब का हो, और या फिर ये जम्मू कश्मीर का हो। यानी इस अंक से हमें ये पता लगता है कि भी ये पिन कोड कहाँ का होगा। अच्छा, फिर आगे बोला जा रहा है अगले 2 अंक यानी 1 और 0, यानी कि आप अगर आप इस पिन कोड में देखो तो ये 2nd डिजिट और ये 3rd डिजिट, इसकी अगर बात करें तो ये बता रहा है कि भी ये 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली, यानी कि दिल्ली का मतलब क्या हुआ, दिल्ली की भी जो हमारी राजधानी है, राजधानी यानी कि जो हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ये वहां का होगा। तो इसलिए यहां बोला जा रहा है कि 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 की अगर बात करें, 016 की बात करें, ये दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक छाटी जाती है। यानी अगर आप ये 6 डिजिट का अंक देखो, 6 डिजिट जो देख रहे हो, 6 अंक जो देख रहे हो, तो पहला तो ये बताता है कि ये दिल्ली का हो सकता है, हरियाणा का हो सकता है, हिमाचल का हो सकता है, पंजाब का हो सकता है, जम्मू कश्मीर का हो सकता है। कहने का मतलब ये है, पहला अंक से पता लगता है कि ये नॉर्थ इंडिया में कहीं पे हो सकता है। अगले 2 अंक से पता लगता है कि ये राजधानी क्षेत्र का है, यानी दिल्ली के आसपास का है। फिर अगले 3 अंक से हमें ये पता लगता है कि ये यानी कि 016 की अगर बात करें, जिससे पता लगता है कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा डाकघर है जहां पर इस तरह के पिन कोड के पत्र छाटे जाते हो। यानी कि पूरे के पूरे 6 डिजिट जो है, 6 अंक जो है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है ना। तो अब आपसे आपके लिए कुछ प्रश्न आ रहे हैं। क्या है प्रश्न, पढ़ते हैं भाई। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। यानी अब जहां पर भी आप पढ़ते हो, जहां भी आपका स्कूल है, तो आपके स्कूल के एड्रेस में भी पिन कोड का इस्तेमाल होता होगा। तो वो पिन कोड कौन सा है, क्या है उसका पिन कोड, ये आपको पता करना है। और हाँ, मुझे भी कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है। और जो बच्चे चाहें तो भाई अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और वहां पर आप मुझे ये पिन कोड मुझे बता सकते हो कि सर हमारे स्कूल का एड्रेस ये है और सर पिन कोड इसका ये है, ठीक है। अच्छा, अब अगला प्रश्न ये है कि अपने घर के इलाके का पिन कोड भी पता करो। तो देखो, पहले तो भाई स्कूल के बारे में बोला गया, स्कूल का जो पता है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है जहां पे आप रहते हो, आपके जो घर का पता है, उस पते का भी पिन कोड होगा। तो वो पिन कोड नंबर भी आपको पता करना है, स्कूल वाला भी और घर वाला भी। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघर में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। जिस तरह से टेलीफोन डायरेक्टरी होती है जिसमें हर किसी का फोन नंबर के बारे में जानकारी होती है, उसी तरह से आपको बोला जा रहा है कि पिन कोड की भी एक डायरेक्टरी होती है जिससे ये पता लगता है कि भी ये पिन कोड किस स्थान का है। तो आप लोग चाहो तो डाकघर में जाके पता कर सकते हो, या फिर स्कूल के जो बाहर स्कूल का जो बोर्ड लगा है
उसमें भी लिखा हुआ है भी, वहां से भी आप लोग पता कर सकते हो। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा। अच्छा, जिस जगह पे आप रहते हो वहां कोई ना कोई लेटर बॉक्स होगा। ठीक है, उस लेटर बॉक्स को देखो, वहां से भी आपको ये पिन कोड पता चल जाएगा। तो दोनों पिन कोड जल्दी से पता करना है आपको। फिर आपसे बोला जा रहा है कि प्रमुख जगहों या शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, कि भाई कहाँ कहाँ आपको ये पिन कोड नंबर मिल सकते हैं। पहला तो ये बताया गया कि पिन कोड डायरेक्टरी से मिल सकते हैं, और जो लेटर बॉक्स वगैरह वहां से मिल सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, स्कूल के बाहर जो बैनर लगा हुआ है, स्कूल का जो नाम लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी आपको पिन कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये जो डाक टिकट है इनको संग्रह करने, इनको रखने का शौक जरूर होगा। देखो इस तरह के जो आपने लेटर वगैरह पे चिपके हुए जरूर देखे होंगे। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी ऐसी चीजें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया जाता है? पता करो और यहाँ लिखो। यानी जो लोग टिकट वगैरह इकट्ठा करते हैं, ठीक है, संग्रह करते हैं, तो ये आज के टाइम पे ये काफी लोकप्रिय हो गया है। अब बहुत सारे लोग जो इस काम को करते हैं, तो इसे बोला जा रहा है कि ये जो काम है इसे हम बोल सकते हैं डाक का विज्ञान। और ये जो काम है, इस काम को किस नाम से जाना जाता है जरा भाई पता करो। और उसके बाद भाई इस जगह पर, ये जो सफेद जगह है आपके लिए, जो बॉक्स बना हुआ है, इस जगह पे आपको लिख देना है भाई। और हाँ, मेरे लिए भी, मेरी तरफ से भी काम है भाई, आपको मुझे भी कमेंट करके बताना है कि ये डाक संग्रह यानी कि डाक की जो टिकट है इसको संग्रह करने, इकट्ठा करने को काम को बोला क्या जाता है। ठीक है, तो जरूर बताना मुझे। अब आपसे जो बताया जा रहा था पिन कोड का इस्तेमाल के बारे में बोला जा रहा है, का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फिर फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। यानी जब पहले तो ऐसा होता था, पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन बाद में भाई पिन कोड का चलन शुरू हुआ। और सिर्फ इसका इस्तेमाल करने से एक तो मकसद ये था कि जो डाक सेवा है उसमें सुधार कर सके और उसमें निरंतर बदलाव ला सके, इसलिए पिन कोड का इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। अब आजकल के टाइम पे तो भी हम लोग लेटर वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं और मोबाइल का जमाना है, लेकिन अब पुराने टाइम पे क्या होता था उसके बारे में जानते हैं कि बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतर की बात हो रही है, तो उन इंसानों की भी बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। यानी कि भी आजकल तो भाई हम लोग मोबाइल का जमाना है, ठीक है, लेटर भी बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन जब पहले लोग लेटर वगैरह लिखा करते थे, और लेटर लिखने के अलावा, चिट्ठी लिखने के अलावा पुराने टाइम पे बोला जा रहा है कि कबूतर का इस्तेमाल भी किया जाता था। कि कबूतर क्या करते थे, उड़ करके आपका चिट्ठी वगैरह जहां पे आप पहुंचाना चाहते हो उसको बता देते थे और वो पहुंचा देते थे। यानी आप ये कह सकते हो ये जो कबूतर है संदेश वाहक का काम करते थे, यानी आपके संदेश को लेकर जाते थे और जहां आप पहुंचाना चाहते हो वहां उसे पहुंचा देते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने टाइम पे संचार यानी कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन यानी जो परिवहन के साधन वगैरह बहुत सीमित थे, यानी कि डाक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रही होगी। हो सकता है जो आने जाने की जो व्यवस्था है इंसानों की ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, इसलिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। अब कबूतर के अलावा अब बात हो रही है उन हरकारों की। हरकारों यानी एक आदमी होता था जो कि आपकी चिट्ठी वगैरह को लेके जाते थे, यानी आप ये कह सकते हो एक तरह से डाकिया होते थे पुराने टाइम पे, जिनको हरकारों बोला जाता था। अब वो क्या करते थे कि पैदल आपकी चिट्ठी को लेके जाते थे और चिट्ठी को भी जहां पे आप पहुंचाना चाहते हो वहां उसे पहुंचा देते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हक्कार हुआ करते थे। हक्कारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। यानी ऐसा होता था कि डाकू, लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में आने का भी डर हमेशा बना रहता था। हाँ, तो क्या करते थे ये लोग, जो चिट्ठी वगैरह ले जाते थे, वो सिर्फ चिट्ठी पहुंचाते ही नहीं थे, बल्कि जो भी चीज़ आप पहुंचाना चाह रहे हो उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा का भी ध्यान रखते थे कि वो ठीक ठाक जिस जगह पे आप पहुंचाना चाहते हो उस जगह पे पहुंच जाए। यानी कि कोई डाकू, कोई लुटेरा या कोई जानवर उस चीज को नुकसान ना पहुंचाए, उसकी रक्षा भी ये लोग किया करते थे। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम एवं
पहाड़ी इलाकों पर डाक पहुंचाने के लिए हकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह है जहां हक्कार डाक पहुंचाते हैं। हक्कार एक तरह से आप कह सकते हो बच्चों डाकिया टाइप के होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि जो चीज आप पहुंचाना चाहते हो उसको सुरक्षित उस स्थान पे पहुंचाते हैं। और आज के टाइम पे आपको बताया जा रहा है कि जो भारतीय डाक है यानी इंडियन पोस्ट है वो भी इस सेवा का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी चिट्ठी को जम्मू कश्मीर पहुंचाना चाह रहे हो या लद्दाख पहुंचा रहे हो तो उस जगह पर हक्कारों का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी आज के टाइम पर अगर हमें कोई चिट्ठी पहुंचानी है तो जल्दी पहुंचाने के लिए डाक विभाग क्या करता है, हवाई जहाज से चिट्ठी पहुंचा देता है, पानी के जहाज से भी चिट्ठी पहुंचा देता है और साथ के साथ हर वो चीज जिससे हम चिट्ठी जल्दी पहुंच सके उन सारे साधनों का वो इस्तेमाल करता है। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। यानी कि मनी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई पैसा किसी को पहुंचाना चाह रहे हो, अपने किसी रिश्तेदार को किसी दूसरी जगह पे, तो हम लोग क्या करते थे, मनी ऑर्डर करते थे, ठीक है। तो डाक विभाग ये सारे काम करता है। किसी को कोई बधाई देनी हो, कोई मेल वगैरह करना हो, तो इन सारी चीजों के लिए डाक विभाग का इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब कबूतर की उड़ान से लेकर के हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यानी कि पहले क्या होता था, जब ये डाक विभाग नहीं थे तो कबूतर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल तो भाई लेटर कैसे पहुंचाया जाता है, हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो किस तरह से कबूतरों के द्वारा ये कहानी शुरू हुई और आज के टाइम पे अगर मुझे कुछ जल्दी पहुंचाना है तो मैं क्या करूंगा कि हवाई डाक के माध्यम से अपनी चीजों को पहुंचाऊंगा। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है। ये जो कहानी है बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा ही मजेदार है। चलो जानते हैं भाई क्या है कहानी। यह सोचकर आश्चर्य होगा कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश भाग भी हो सकता है। यानी जिन लोगों को पहले नहीं पता होगा, जिन्होंने पहली बार जाना होगा कि भी ये जो कबूतर होते थे ये एक तरह से डाकिया का काम करते थे, यानी कि संदेश वाहक का काम करते थे। और देख लो आप लोग इस चित्र में कि किस तरह से वो इस चित्र में कि एक लेटर को लेकर के जिसको जहां पे भेजा जा रहा है वहां पे ये पहुंच जाते थे और चिट्ठी को पहुंचा देते थे। तो इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि कबूतर की कई प्रजाति होती है और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं करती। यानी कि सारे के सारे जितने कबूतर होते हैं सब ये काम नहीं करते भाई, कुछ कुछ करते हैं। तो उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सारे कबूतर ये काम करते हैं तो सारे कबूतर ये काम नहीं करते हैं। गिरहबाज यानी कि हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने का काम में लाया जाता है। यानी कि जो गिरहबाज हैं और जो हुमर प्रजाति है कबूतरों की, ये दोनों ऐसी प्रजाति हैं जो कि चिट्ठी को पहुंचाने का काम करती है। और वो कब करती है, जब उसे प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि जब ट्रेनिंग दी जाती है तब वो काम, ये वाले काम ठीक से कर पाते हैं। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है, उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता सही जगह तय कर पाते हैं। अब आप लोग भी सोचो जरा, आप लोगों से बोला जा रहा है कि किस तरह से एक कबूतर रास्ता ढूंढ लेता है कि भाई मुझे इस चिट्ठी को लेके कहाँ जाना है, और जहां पे भी इसको पहुंचाना होता है सैकड़ों मील तक किस तरह से पहुंचता है, ये भी आपके सोचने के लिए। अब जिस कहानी की मैं बात कर रहा था कि भी पुराने टाइम पर कि भी लोग किस इस्तेमाल करते थे कबूतर का, किस तरह से पहुंचाते थे, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है भाई, जरा उसे पढ़ लेते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। यानी आज के टाइम पर हमारे देश में जो एक राज्य है उड़ीसा कहाँ है भी, तो आप लोगों को मालूम है भारत के अंदर पूर्वी क्षेत्र के ऊपर पूरब की तरफ देखोगे तो पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, उधर आपको मिलेगा उड़ीसा राज्य। और यहाँ की जो पुलिस है वो क्या करती है, जब भी उनको कोई संदेश पहुंचाना होती है तो वो हुमर कबूतरों का इस्तेमाल करती है अपने संदेश को पहुंचाने के लिए। ऐसी जगह पे जो जगह दुर्गम हो, जहां पे जाना इतना आसान नहीं होता है, तो वो वहां पे क्या करते हैं, कबूतर को भेज देते हैं और वो क्या करती है, चिट्ठी को पहुंचा देती है। तो इसी के बारे में बोला जा रहा है कि कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कौन से कबूतर, हुमर कबूतर, ठीक है। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है
और उन पर खास खर्च नहीं आता। यानी आपको ये बताया जा रहा है कि भी अगर आप कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजेंगे तो कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, बहुत सस्ते होते हैं, और इस वजह से उड़ीसा पुलिस इस व्यवस्था का इस्तेमाल करती है। अब इन कबूतरों के बारे में बोला जा रहा है कि इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम भी करते हैं। यानी कि अगर कबूतरों की बात करें, उम्र की बात करें, तो ये 15 से 20 साल तक जिंदा रहते हैं, और जिसमें से आप ये कह सकते हो कि 8 से 10 साल तक का जो टाइम होता है इसमें ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और फिर बताया जा रहा है आपको कि स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर लेता है। यानी कबूतर की बात करें भी तो ये उड़ करके 1000 किलोमीटर तक एक दिन में जा सकता है। ये तो बहुत तेज उड़ता है, इसका मतलब भी बहुत ज्यादा दूर तक जा सकता है। अगर हमें बोल दिया जाए कि पैदल जाओ एक दिन में, तो हम लोग तो भी 50 किलोमीटर में थक जाएंगे, लेकिन जो कबूतर है वो 1000 किलोमीटर तक भी चले जाते हैं। कैसे? उड़ के जाते हैं। तो भी चिट्ठी वगैरह पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की ये वजह भी रही होगी। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतर को भेजा जाता था, वो इसलिए ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। यानी जब कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है, कोई महत्वपूर्ण संदेश हो, आप ये चाहते हैं वो सही से पहुंच जाए, सुरक्षित पहुंच जाए, तो एक की जगह 2 कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी वजह ये है कि भी कोई अनहोनी ना हो, कबूतर ठीक ठाक अपनी जगह पे पहुंच जाए। अगर एक कबूतर को किसी बाज ने नुकसान पहुंचा भी दिया तो दूसरा कबूतर क्या करे, आपका जो संदेश है उसे समय पे सही जगह पे पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। अब जैसे आप कबूतरों के बारे में आपने जाना कि कबूतर क्या करते हैं, हमारी संदेश को, हमारी चिट्ठी को सही जगह पे जल्दी से पहुंचा देते हैं। तो एक कहानी है, और एक ऐसे कबूतर की कहानी है जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 के बीच में। और उस टाइम भी एक कबूतर था जो कि संदेश पहुंचाने का काम करता था। तो उसकी कहानी के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। और इस किताब का नाम बताया जा रहा है कि ग्रे नेक। ग्रे नेक एक स्टोरी है, इंग्लिश में ये स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है कहाँ पे रखी गई है, कहाँ पे छपी हुई है, तो आपको बताया जा रहा है कि नेशनल बुक ट्रस्ट है, उनके पास भी एक इंग्लिश में उन्होंने किताब छापी है। और इस किताब के अंदर एक कहानी लिखी गई है एक कबूतर के बारे में, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के समय में तो ये संदेश पहुंचाने का काम करती है। और किताब का नाम क्या है? ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का नाम है। जो कबूतर है इसके अंदर, उस कबूतर का नाम बताया जा रहा है कि ग्रे नेक है। और वो क्या करता था कि दूसरे विश्व युद्ध में जब लड़ाई चल रही थी तो उस टाइम संदेश वगैरह पहुंचाने का काम करता था। तो उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है, जो कि इस किताब के हीरो का नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में छापे। ये रहा उनका पता कि नेशनल बुक ट्रस्ट, A5 ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली 110016। यानी आपको एक पता दे दिया गया है कि भी अगर आप चाहते हो कि ग्रे नेक वाली स्टोरी को हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग ऐसा करो कि नेशनल बुक ट्रस्ट जो है उनको एक चिट्ठी लिखो। और उनका पता आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि भी उनका पता क्या है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, A5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, और फिर नई दिल्ली का पिन कोड भी आपको दे दिया गया है कि 110016, यानी कि 110016। आपको ये पिन कोड भी दे दिया गया है। अगर आप चाहो तो आप ये चिट्ठी लिख करके उनको बोल सकते हो कि हमारे लिए ये बुक हिंदी में उपलब्ध कराओ। फिर उसके बाद क्या होगा, जो डाकिया होगा वो आपके लिए भी वो किताब हो सकता है आपके घर पे भी पहुंचा दे। लेकिन सबसे पहला काम तो ये है कि आपको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। अब ये बताओ भी, ये जो कहानी थी जिसके अंदर हमने ये जाना कि ये जो चिट्ठी वगैरह कैसे पहुंचते हैं, और इसकी जो पुरानी कहानी के बारे में भी जाना कि पहले भी चिट्ठी वगैरह को पहुंचाने के लिए चिट्ठी का सफर किसके द्वारा तय होता था? कबूतरों के द्वारा तय होता था। और ये भी जाना कि हमारे देश में भी उड़ीसा जो है, वहां की जो पुलिस है वो कबूतरों का इस्तेमाल करती है। और आपने ये भी जाना कि दूसरे विश्व युद्ध के समय कि भी एक ग्रे नेक एक कबूतर था, वो भी चिट्ठी वगैरह पहुंचाने का, संदेश वाहक का काम करता था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताना, और साथ के साथ वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करना। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके।
अब देखो भी, पहला भाग तो था, पहले भाग में हमने अच्छे से कहानी को पढ़ा कि इस कहानी में है क्या। अब दूसरे भाग में भाई, इस कहानी के सेकंड पार्ट में भी आप लोग क्या करने वाले हो, प्रश्न उत्तर करने वाले हो, तो इसका दूसरा भाग जरूर देखना। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।